महल वाले ससुराल में चूल्हे पर खाना बनवाने वाला ससुराल। बताइए माँ जी, आज आप चूल्हे से बने खाने में क्या खाना पसंद करेंगी? आप जो बोलोगी मैं वही देवरानी से बनवा दूंगी। लिट्टी चोखा, बैंगन का भरता या कुछ और। अरे बहू, जो बढ़िया सा खाना बन जाए ना चूल्हे पर वही बनवा दे छोटी बहू से। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहू को कह देना साथ में चूल्हे वाली रोटी भी बना दे और घी भी लगा दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी कह देती हूँ। ध्वनि ध्वनि सुनो, माँ जी कह रही हूँ चूल्हे पर अच्छे से बैंगन का भरता पकाकर और रोटी वगैरह और जो भी चटनी वगैरह बनती है ना वो सब अच्छे से बनाकर ले आओ। जी जेठानी जी, इसी चीज की कमी थी। इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है। मुझसे चूल्हे पर खाना बनवा बनवा कर। बड़ी महल जैसे ससुराल में रहकर भी मुझे चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। ये खुद बनाए तब तो जाने ना मेरा दुख। आखिर देवरानी महल जैसे ससुराल में आकर चूल्हे पर खाना क्यों बना रही थी और सास जेठानी भी चूल्हे पर बना खाना क्यों खाना चाहती थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ बड़े से महल में सास सविता अपनी बहू को कहती है, बहू बड़े दिनों से मुझे चूल्हे पर बना खाना खाने का मन कर रहा है। आज तू कुछ ऐसा ही खाना बना दे। ये सुन जगमोहन अपने दोनों बेटों के साथ ऑफिस से आ जाता है। अरे भाई, चूल्हे पर खाना बन रहा है तो मैं भी खाना चाहता हूँ। बैंगन का भरता बनवा लेना और दाल बाटी चूरमा भी। क्या बात है, आज मेरी बोनीता चूल्हे पर खाना बनाएगी। फिर तो मैं 4 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगा। ठीक है बोनीता? हाँ, बस तुम्हारी ही कमी थी ये बोलने की। लगता है मेरे ससुराल वाले पागल हो गए। माँ जी, पापा जी, आप शायद भूल गए हैं, मैं बहुत बड़े घर से आई हूँ जहाँ पर मैंने चूल्हे को ना देखा है और उसको कैसे बनाते हैं, और ये सब तो मैं दूर दूर तक नहीं जानती। तो शायद मैं आपको चूल्हे पर खाना बनाकर नहीं खिला सकती हूँ। क्या? अरे बहू, ये क्या बोल रही है? हम सबका बहुत मन है चूल्हे पर बनी रोटी खाने का, और वो बहुत स्वादिष्ट भी होता है। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता है ना। मेरे पास एक सुझाव है। साकेत देवर जी की अभी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी एक गांव की लड़की से करवा देते जिसे चूल्हे पर बहुत बढ़िया खाना बनाना आता होगा। फिर वो हमें रोज चूल्हे पर खाना बना बना कर खिलाएगी और आप लोग जो बोलोगे वो भी बना देगी। सीधी रहेगी तो हम सबकी सुनेगी भी, ज्यादा बहसबाजी भी नहीं करेगी। अरे हाँ बहू, बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, और वैसे भी साकेत की अब शादी की उम्र हो चुकी है। माँ, भाभी, दिस इज नॉट फेयर। चूल्हे पर बना खाना खाने के लिए आप मुझे बलि का बकरा बनाओगी और मेरे लिए गांव से लड़की लेकर आओगे। ये तो गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है, वैसे भी तेरी शादी तो करनी ही है ना हमें। चलो अच्छा हुआ, अब चूल्हे पर खाना बनाने से मेरा पीछा छूटा। फिर सास बहू साकेत के लिए गांव की एक अच्छी लड़की को ढूंढते हैं, जहां उन्हें ध्वनि नाम की एक सर्वगुण संपन्न लड़की मिल जाती है। दोनों बच्चों की सगाई हो जाती। सगाई के कुछ दिन बाद चूल्हे पर खाना बनाकर वो कहती है, हे भगवान, मैं तो इस चूल्हे पर खाना बना बना कर परेशान हो गई हूँ। लेकिन अब महल जैसे ससुराल में मेरी शादी हो जाएगी, वहाँ नौकर चाकर होंगे और मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा। बस अब तो मेरी लाइफ सेट है। वहाँ तो गैस सिलेंडर होगा ना। और फिर हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद ध्वनि का साकेत से धूमधाम से एक वाटिका में शादी हो जाती है, और फिर वह अपने बड़े से महल में गृह प्रवेश करती है, जहाँ नौकर चाकर उस पर फूलों की बरसात करते हैं। अरे वाह, इस महल जैसे ससुराल में मेरी क्या ग्रैंड एंट्री हुई है। मुझे अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत राज करूंगी। वाह, क्या जिंदगी है मेरी। ऐसे महल जैसे ससुराल में तो मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। पति जी, थोड़ा और अच्छे से पैर दबाओ, और माँ जी पापा जी अच्छे से हवा कीजिए। जेठानी जी, जूस लेकर आइए। मेरी प्यारी कायली, तुम्हें तो किसी ने दूध भी नहीं पिलाया। नंद जी, जाइए मेरी कायली के लिए लेकर आइए। जी भाभी। ये भाभी क्या होता है? महारानी साहिबा बोलो मुझे। जी महारानी साहिबा। तभी दीपाली चांदी के कटोरे में बिल्ली को दूध पिलाती है। बहू, अरे ध्वनि बहू, तो किन ख्यालों में चली गई? कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। बड़ा सा ससुराल देखकर आंखें फटी की फटी रह गई होंगी ना तुम्हारी। देवरानी जी, कोई बात नहीं। फिर सास बहू को पूरा घर दिखा देती है और उसे उसके कमरे में छोड़ देती। अगली सुबह जेठानी ने रसोई में कुछ लकड़ी, मिट्टी की बोरी और ईंट लगा कर रखा हुआ था। जैसे ही देवरानी रसोई में आती है, तब ध्वनि, आज तुम्हें अपनी पहली रसोई चूल्हे पर खाना बनाकर करनी है। तो यहाँ चूल्हा बनाने का सारा सामान रख दिया है हमने, इसे बनाओ और फिर खाना बनाना। बहू, आज नहीं, अब से तुझे रोज ही चूल्हे पर खाना बनाकर हमें खिलाना है। ये सुनते ही ध्वनि के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो अपने महल जैसे ससुराल में बहुत कुछ सोच कर आई थी कि यहाँ पर माइक्रोवेव, ओवन, गैस सिलेंडर होगा। चूल्हे पर ही तो खाना बनाना नहीं चाहती हूँ, और अब मुझे रोज बनाना पड़ेगा। क्यों भगवान, क्यों? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चूल्हे पर? लेकिन माँ जी, यहाँ पर गैस सिलेंडर है तो सही। आप यहाँ खाना मत बनवाइए, घर काला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर प्लास्टिक वॉल पेंट करवाया, एक कपड़े से सब साफ हो जाता है। तू बस खाना बना और हांडी की दाल, धनिया की चटनी, लहसुन की चटनी, चूल्हे की रोटी सब बना कर ला। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तो काम शुरू करो। ये कहकर सास बहू चली जाती है और बेचारी ध्वनि चूल्हा बनाकर खाना बनाना शुरू करती है। लकड़ियों का धुआं फिर से उसकी आंखों में जल रहा था। हे भगवान, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। फिर से मुझे काले बर्तन साफ करने होंगे। जैसे तैसे ध्वनि खाना बनाकर अपने महल वाली ससुराल को खाना खिलाती है। खाना खाकर वो सब बहुत खुश होते हैं और गरम गरम चूल्हे की रोटी मांगते हैं, जिससे ध्वनि को दोबारा से रोटी बनाकर लानी पड़ती है। वाह बहू, तूने खाना बहुत बढ़िया बनाया है, ऐसे ही खाना बनाती रहना। हाँ ध्वनि, बहुत टेस्टी खाना था। ऐसे ही पहले दिन से ध्वनि से चूल्हे पर बार बार खाना बनवाया जाता है। एक सुबह सास, आज हम देवरानी जी से लिट्टी चोखा और बैंगन का भरता बनवा लेते हैं, क्यों? हाँ बहू। तभी बोनिता ध्वनि को बैंगन का भरता, चूल्हे की रोटी और लिट्टी चोखा बनाने को कह देती है, जिसके बाद उसे काफी घंटे तक मेहनत करके खाना बनाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। साथ ही चूल्हे पर खाना बनाने से बर्तन काले हो जाते थे और उसकी राख को ध्वनि कटोरी में रख दिया करती थी। एक दिन सास उस कटोरी को देख भभूत समझती है और घर में सबको टीका लगा देती है, लेकिन उसे काफी बदबू आती है। फिर वो ध्वनि के लगाती है। तभी ध्वनि, अरे अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रुकिए, पता है मैं कब से बर्तन धोने के लिए कटोरी ढूंढ रही हूँ। आप चूल्हे की राख से क्या कर रही हैं? क्या राख? अच्छी ची 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 ची, मैं पूजा की भभूत समझकर इसे सबके लगा रही थी। माँ जी, आप भी ना। ध्वनि सास पर बहुत ज्यादा हंसकर चली जाती है। वहीं उसने चूल्हे पर खाना बनाने की जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए रसोई को साफ करने की जिम्मेदारी जेठानी पर आई थी और वो काले बर्तनों को साफ कर करके सारे हाथ, पैर और शक्ल काली कर लेती। ये बात उसे पता नहीं थी और वो महल में यूं ही घूम रही थी कि तभी उसके नंद देवर देखकर हंसने लगते हैं। भाभी, क्या बात है? आज घर में डाकू मंगल सिंह बनकर घूम रही हो। भाभी, अच्छी लग रही हो, जैसे कि काले कोयले की खदान से आई हो। ये सुन बोनिता को गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर शक्ल देखती है तो उसे देवरानी पर और भी गुस्सा आता है। देवरानी बेचारी चूल्हे पर खाना बना बना कर ही परेशान थी। वहीं बोनिता उसके खाने को खराब करने के लिए भी उससे बदला लेती है, जिस वजह से ध्वनि को बार बार चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन में वह अपने पति पर गुस्सा निकाल देती है। साकेत, बस बहुत हो गया, अब मैं और चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। यार, मेरे महल वाले ससुराल को भी समझना चाहिए ना। मुझे तो लगा था यहाँ पर नौकर चाकर होंगे, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करवाता, ना नंद ना जेठानी। और बस हर कोई कह देता है, बहू आज ये बना दो चूल्हे पर, बहू आज ये बना दो। अरे मैं भी आराम करना चाहती हूँ। पता है कितनी बार तो मेरा लकड़ी से हाथ जल गया, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। तुम माँ जी से इस बारे में बात करोगे या नहीं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे आते ही घर में सबने चूल्हे का खाना खाना शुरू कर दिया और सब कुछ तुम पर छोड़ दिया। मैं माँ से बात करूंगा। यही बात कमरे के बाहर सास और जेठानी सुन लेते हैं और उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है। लगता है बहू हमें ध्वनि के साथ ज्यादा बुरा कर दिया। हाँ माँ जी, मैं सोच रही हूँ अब मैं भी देवरानी से चूल्हे पर खाना बनाना सीख लूं, जिससे कि उसे थोड़ा टाइम आराम मिल जाए और हम रोज रोज नहीं, सिर्फ सैटरडे संडे ही चूल्हे पर खाना बनाकर खाया करेंगे। हाँ बहू। सास और जेठानी दोनों ध्वनि से जाकर बात करते हैं। ये सुनकर वो खुश होती है और अपनी सास के गले लग जाती है। तब से जेठानी अपनी देवरानी के साथ चूल्हे पर खाना बनाना सीखती है और खुद भी बनाती है, जिससे कि देवरानी को आराम मिल जाता है और ससुराल वाले भी चूल्हे वाला खाना खाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्वेता, राधा, कहाँ हो बेटा? जल्दी से आओ, देखो तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा शादी का जोड़ा आया है। मेरा शादी का जोड़ा कौन सा है माँ? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, जो सबसे सुंदर और महंगा होगा वही तो मेरा शादी का जोड़ा होगा। ये लाल वाला ही है ना मेरा जोड़ा। राधा बिटिया, तेरे ससुराल से ये सादा सा लहंगा आया है, दिखने में तो सुंदर है लेकिन शादी के हिसाब से थोड़ा फीका पड़ रहा है। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए शादी का नया लहंगा ले लूं। नहीं माँ, मेरी सास ने इतने प्यार से मेरे लिए जो शादी का लहंगा भिजवाया है मैं उसे ही पहनूंगी।
सही तो कह रही है माँ राधा। और वैसे भी ये तो अब मिट्टी के घर में रहने के लिए जा रही है। बेचारी मेरी प्यारी बहन, बचपन से मेरे साथ इतने ऐशो आराम में पली बड़ी है और अब ससुराल मिला भी तो मिट्टी का ससुराल। मैंने कितना कहा इससे कि उस गरीब भिखारी का पीछा छोड़ दे, लेकिन नहीं, इसे ही उस गरीब से प्यार करना था। अब देख लिया अपने प्यार का नतीजा। अरे मुझे देख, जानती है ना कि मेरा होने वाला ससुराल चांदी का है। श्वेता, कितनी बार मना किया है तुझे कि बार बार अपनी बहन को ऐसे ताने मत दिया कर। हमेशा पैसा अमीरी सब कुछ नहीं होता है, पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को बदल देता है। अपनी माँ की बात सुन श्वेता मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज श्वेता और राधा की शादी होती है। दोनों बहनें विदा होकर अपने अपने ससुराल पहुंचती हैं। चांदी के प्लेट, चांदी के बर्तन, यहाँ तक कि चांदी के जेवरात, इन सब के बारे में तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन श्वेता के चांदी से बने हुए ससुराल को देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। श्वेता के ससुराल वाले इतने ज्यादा अमीर थे कि उनके घर में ज्यादातर चीज और यहाँ तक कि उनका पूरा घर भी चांदी का ही बना हुआ था। जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा खूबसूरत है। कितनी अच्छी किस्मत पाई है मैंने कि मुझे ऐसा चांदी का ससुराल मिला है। अब तो मैं बहुत सारी रील बनाऊंगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। इस चांदी के ससुराल में श्वेता का स्वागत भी बड़ी धूमधाम से किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा बहू, तू इतने बड़े घर में पली बड़ी इस मिट्टी के ससुराल में कैसे रहेगी? मेरी मान तो तू आशीष को लेकर किसी अच्छी घर में चली जा। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप? घर ईंट पत्थर का बना हो या मिट्टी का घर तो घर होता है, और हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरा ससुराल भले ही मिट्टी का है, लेकिन आपका प्यार मेरे लिए किसी हीरे सोने से कम नहीं है। जहां एक तरफ ममता की अमीर बेटी अपने चांदी के ससुराल में ऐशो आराम से रह रही थी, वहीं गरीब बेटी राधा अपने मिट्टी के ससुराल में अपनी शादीशुदा जिंदगी की सारी जिम्मेदारी को संभालते हुए अपनी सास की सेवा करती है। इस बार तो सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं, ठंड भी तो आने वाली है। अब तो लगता है 2-4 सब्जी की खेती अपने आंगन में ही करनी होगी। राधा मंडी से थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है कि तभी राधा के सामने अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से राधा की अमीर बहन श्वेता निकलती है। तो ये तुम हो? वरना मुझे तो लगा था कि कोई गरीब भिखारी मेरी महंगी सी गाड़ी के सामने आकर सुसाइड करने वाली है। वैसे तुम इतनी धूल मिट्टी वाली जगह में क्यों, और वो भी पैदल पैदल कहाँ जा रही हो? वो मैं घर के लिए सब्जियां ले जा रही थी। क्या? कहाँ? तुम्हारा वो मिट्टी का घर अभी भी है? मुझे तो लगा था कि 2 दिन पहले जो तेज हवाएं चल रही थी, कहीं तुम्हारा मिट्टी का घर भी तिनके की तरह उड़ गया होगा। बेचारी। वैसे तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बता देना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बहन हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पति जितना कमाते हैं मैं उसमें ही अपना गुजारा कर लेती हूँ। इतना कहकर राधा चली जाती है और श्वेता भी अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठ पार्टी करने के लिए क्लब पहुंच जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अजय सुनिए ना, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है, हम कहीं बाहर नहीं गए। चलिए ना आज बाहर चलते हैं, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। अजय, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? सुन रहा हूँ यार, कान से सुनता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? अब जाओ यहां से। राधा, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम की जरूरत है, और तुम हो कि घर के कामों में लगी हुई हो। हटो, मैं लगा देता हूँ झाड़ू। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आप झाड़ू लगाएंगे? तो क्या हुआ, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम सारे काम करती हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकता? चलो अब जाकर लेट जाओ। भगवान की कृपा यूं ही मेरे बहू बेटे पर बनी रहे और उनके बीच का ये प्यार कभी ना खत्म हो। चांदी के ससुराल में सब कुछ पाकर भी ममता की अमीर बेटी को अपने पति का प्यार नहीं मिल पा रहा था। वहीं मिट्टी के ससुराल में रहकर भी राधा अपने पति से भरपूर प्यार पाती है। ऐसी समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है। ममता को अपनी दोनों बेटियों की काफी याद आ रही होती है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी गरीब बेटी राधा के ससुराल उससे मिलने के लिए जाती है। आप आ गई? पता है मुझे आपकी कितनी याद आती थी। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आई थी, इसीलिए तो आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अरे बहन जी, अब आप यूं ही दहलीज पर इसी तरह खड़ी रहेंगी या घर के अंदर भी आएंगी? सोमवती जल्दी से अपनी टूटी चारपाई पर एक साफ सी चादर बिछाकर ममता को बैठने के लिए कहती है। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। राधा जैसे ही अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि रसोई में तो सब कुछ खत्म हो गया है। राधा, घर में तो राशन का एक भी दाना नहीं है, अब हम माँ को क्या खिलाएंगे? आशीष इतना बोल ही रहा होता है कि तभी राधा अपने पैर से चांदी की चुटकी निकालकर आशीष को देती है।
ये चांदी की चुटकी शादी में मुझे किसी ने दी थी। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे जल्दी से नाश्ते का सामान ले आइए। गरीबी का मारा आशीष न चाहते हुए भी अपनी पत्नी की चांदी की चुटकी को बेचकर नाश्ते का सामान लाता है। राधा जल्दी से चूल्हे पर अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है और उसे खाने के लिए देती है। बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं, खाइए तो सही। पता है मेरी बेटी बढ़िया पकौड़े बनाती है। अपनी बेटी के सास के मुंह से अपनी बेटी के लिए बहू की जगह बेटी शब्द सुन ममता मन ही मन काफी खुश होती है। नाश्ता करने के बाद आशीष राधा के साथ मिलकर सारे झूठे बर्तनों को धुलवाता है और साथ ही साथ घर की साफ सफाई में भी उसकी मदद करता है, जिसे देख ममता समझ जाती है कि मिट्टी का ससुराल पाकर भी भगवान ने उसकी बेटी की झोली को ढेर सारी खुशियों से भर दिया है। अपनी गरीब बेटी से मिलने के बाद अब ममता अपनी अमीर बेटी के चांदी के ससुराल में जाती है। माँ, आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए हमारी नई रेंज रोवर भिजवा देती। पता है उसकी सीट कितनी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। आपके पास जो कार है उसमें तो बैठे बैठे मेरी कमर ही दर्द करने लगती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। जिस कार में तू स्कूल कॉलेज जाया करती थी, जिसमें तू रात भर अपने दोस्तों के साथ घुमा फिरा करती थी, अब वही कार तेरे समीर ससुराल की रेंज रोवर के सामने तिनके भर की भी इज्जत नहीं रही है। अपने घर वालों को तो बुला, कहाँ है सब? ममता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी अमीर बेटी के साथ शीला आती है। अरे आप अपनी बेटी के ससुराल में यूं ही बिन बताए कैसे आ सकती हैं? क्या आपके घर में आने से पहले बताने का कोई रिवाज नहीं है? वैसे मैं अपनी किटी पार्टी के लिए जा रही थी। अगर आप शाम तक रुक सकती हैं तो रुक जाइएगा। आपसे शाम में आकर बात करती हूँ। अपनी चांदी के ससुराल में रहने वाली बेटी की सास का ऐसा रवैया देख ममता को मिट्टी के ससुराल में रहने वाली अपनी गरीब बेटी की सास की खातिरदारी याद आ जाती है, जो गरीब होते हुए भी उसकी कितनी इज्जत और खातिरदारी कर रही थी। आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। ये देखिए माँ आई हैं। मैं क्या करूं, वो तुम्हारी माँ है, तुमसे मिलने के लिए आई है। मैं बहुत थक चुका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। अपने अमीर दामाद का भी ऐसा रवैया देख ममता समझ जाती है कि भले ही उसकी बेटी को चांदी का ससुराल मिला है, लेकिन इस चांदी के ससुराल में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं है। श्वेता घर के नौकरों से कहकर अपनी माँ के लिए जूस मंगवाती है कि तभी अचानक खांसी आ जाने की वजह से ममता के हाथ से जूस का गिलास टूटकर चांदी के फर्श पर गिर जाता है। गिलास गिरने की वजह से उस चांदी के फर्श पर काफी सारे निशान बन जाते हैं, जिसे देख श्वेता अपनी माँ पर भड़क उठती है। ये क्या किया आपने? कुछ दिन पहले ही हमने घर के फर्श की पॉलिशिंग करवाई थी और आपने इसे खराब कर दिया। अगर जूस पीना आता नहीं तो पिया ही क्यों? ये हमारे घर का नॉर्मल फर्श नहीं है जो पोछा लगाने से साफ हो जाएगा। पता भी है इसकी पॉलिशिंग में कितने लाखों का खर्चा आता है। वाह मेरी बेटी वाह, जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तेरे सारे सपनों को अपना सपना बनाकर पूरा किया, तू आज उसी माँ को इस चांदी की दीवारों के लिए इतना बेइज्जत कर रही है। तूने भले ही चांदी का ससुराल तो पा लिया, लेकिन तू आज तक अपने ससुराल वालों की इज्जत और प्यार नहीं पा पाई। और एक मेरी वो गरीब बेटी मिट्टी के ससुराल में रहकर भी कितनी खुश है। तुझे पता है आज जब मैं उसके मिट्टी के ससुराल गई तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे नाश्ता करवा सके। उसने अपनी चांदी की चुटकी को निकाल कर बेचा और मेरे नाश्ते का इंतजाम किया। एक बेटी है जिसने अपनी माँ की इज्जत खातिरदारी के लिए अपनी चांदी को बेचा, और एक बेटी है जो सिर्फ इतनी सी चांदी के लिए अपनी माँ की ऐसे इज्जत उड़ा रही है। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुझे अपना ये चांदी का ससुराल मुबारक हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू खुश रहे। इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन कहीं न कहीं श्वेता को भी सारी चीजों का एहसास हो जाता है, लेकिन यह एहसास इतनी देर से होता है कि अब श्वेता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि पैसा और अमीरी का घमंड खून के रिश्तों को भी बदल देता है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।